इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्लियर है सारी चीजें? मैंने स्लाइड पे ज्यादा देर इसलिए लगाई ताकि आपको ये बाइट का, वर्ड का, डी वर्ड का कॉन्सेप्ट और एरे का कॉन्सेप्ट और ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। आगे चीजें आएंगी, रिपीट होती रहेंगी और फिर मैं आपसे खुद पूछता रहूंगा, आप बताइएगा। इसमें ये एरे डिक्लेयर किया हुआ है या फिर कोई और रिप्रेजेंटेशन है? जी, इसमें सर ये लिस्ट डिक्लेयर की हुई है या फिर ये कोई और रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन? ये नहीं, ये तो वही है आपके लिस्ट का नाम रखा है। नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो, एरे वन रख दो, कुछ भी नाम रख दो। तो ये जो नाम रखा हुआ है उसके अंदर ये एरे वेरिएबल है, असल में मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड कर रहा है, तो एरे वेरिएबल कहलाएगा। ये आप यूजर डिफाइंड नेम में कुछ भी नाम रख सकते हैं इसमें। मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रही है उसको यहाँ पर दिखाएंगे। इस तरह से स्ट्रिंग्स हैं, डिफाइनिंग स्ट्रिंग्स। एंटर योर नेम, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। देखो यहाँ पर लिखा है str1। देखो आपने नाम रखा है, कुछ भी नाम रख सकते हो, यहाँ पर str1 नाम रखा हुआ है और ये बाइट टाइप का आपने वेरिएबल बनाया है। और ये वेरिएबल इसमें आपने लिखा हुआ है एंटर योर नेम, और एंटर योर नेम लिखने के बाद आपने इसको एंटर योर नेम ना कोटेशन में लिखा है। कोटेशन का मतलब क्या है, ये पूरे को एक एज स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। कोटेशन में लिखोगे तो पूरे को ऐसा स्ट्रिंग लेगा। और एक्चुअली ये एरे एरे कोई इसको ना एरे एज एरे ट्रीट करेगा। क्या मतलब, जैसे एक बाइट है ना, एंटर योर नेम, तो ये ई एक बाइट लेगा, एन एक बाइट लेगा, टी एक, हर करेक्टर एक एक बाइट लेगा। तो एंटर का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 5 बाइट पे आएगा एंटर। छठी बाइट स्पेस है, फिर 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, 10 बाइट हो गए। फिर 11वीं बाइट स्पेस है, 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं, 15 बाइट। तो ये 15 बाइट के ऊपर पूरा आएगा एंटर योर नेम। ये एक्चुअली एरे वेरिएबल ये एक तरह से, लेकिन इसको एज अ स्ट्रिंग इसलिए लेगा क्योंकि कोटेशन पे आपने लिखा हुआ है। तो लेकिन जैसे एरे का कॉन्सेप्ट है, एक एक बाइट करके ही ये एक एक वैल्यू को एक्सेस करेगा। तो टोटल इसका 15 बाइट, इसका जो है str1 का साइज होगा 15 बाइट। अच्छा, ये आप देखो आखिर के अंदर कॉमा लगा के 0 लिखा है। इसको कहते हैं नल टर्मिनेशन, नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग। नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि जहां स्ट्रिंग खत्म होता है, अगर आप 0 नहीं लगाओगे तो एक गार्बेज वैल्यू आखिर में लगा देता है। क्योंकि वो ये तो देखता है कि पहला एक बाइट है, दूसरा एक बाइट है, लेकिन फिर वो वहां खत्म वहां करता है जहां पर ये दूसरा जो है खत्म ये वहां करता है जहां उसको ये 0 नजर आता है, नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग। वरना अगर 0 नजर नहीं आएगा तो वो जो भी मेमोरी में रखा होगा वो साथ लगा देगा, जो भी गार्बेज वैल्यू होगी। तो जब भी आप स्ट्रिंग में काम करो तो जब स्ट्रिंग खत्म हो जाए कोटेशन के बाद, कॉमा लगा के 0 लगाओ ताकि गार्बेज वैल्यू ऐड ना हो आपके वेरिएबल में। str2 में जिस तरह स्ट्रिंग 2 है, ये अलग वेरिएबल बनाया, ये भी बाइट टाइप का है। यहाँ क्या लिखा है, एरर हॉल्टिंग प्रोग्राम। ये भी ये सिंगल कोटेशन में लिखा है। तो सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन एक ही बात है असेंबली में, दोनों का मतलब एक ही है। ये भी स्ट्रिंग वेरिएबल है str1, और ये str2 ये भी स्ट्रिंग वेरिएबल है। ये भी पूरा एक ही स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी स्ट्रिंग बन जाएगा, और ये भी एक एक करेक्टर एक एक बाइट लेगा। और इसको भी आखिर में आप कॉमा लगा के 0 दोगे, वरना गार्बेज एड हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे लिखा हुआ है str3 AEIOU, और ये ए एक सिंगल कोटेशन में, ई एक सिंगल कोटेशन में, और बीच में कॉमा लगा हुआ है। तो ये आपने एक तरह से एरे बना दिया AEIOU का।
और लेकिन इसके अंदर अब 1 2 3 4 5, अब ये 5 कैरेक्टर्स का एरे बन गया str3, एरे वेरिएबल बन गया 5 कैरेक्टर्स का, और 5 बाइट लेगा ये, और हर बाइट के अंदर एक एक कैरेक्टर जा रहा है, एक में ए जा रहा है, एक में ई जा रहा है, एक में आई जा रहा है। इसके अंदर आखिर में जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों जीरो लगाने की जरूरत नहीं है? आपने कॉमा लगाया, कॉमा लगा के एक तरह से एरे बन गया ये। अब ये स्ट्रिंग नहीं रहा बल्कि एक तरह से एरे बन गया है, इसलिए आपको कॉमा लगा के जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऊपर चूंकि आपने कोटेशन में दिया था, कोटेशन में देने की वजह से वो उसको स्ट्रिंग काउंट करेगा, और स्ट्रिंग के अंदर वो आखिर में जीरो लगाना जरूरी होता है, वरना गार्बेज ऐड हो जाएगा। इस तरह आखिरी जो वेरिएबल है वो आप देखो, ये आखिरी वेरिएबल बना हुआ है ग्रीटिंग्स के नाम से, ग्रीटिंग के नाम से एक वेरिएबल बना हुआ है, ये भी बाइट टाइप का है। इसमें लिखा है आपने वेल कोटेशन के अंदर वेलकम टू द इंक्रिप्शन डेमो प्रोग्राम, और फिर नीचे एंड दोबारा बाइट लिखा है। दोबारा बाइट क्यों लिखा है? यहाँ आपने कॉमा नहीं लगाया था, या मतलब यहाँ आपने कोटेशन बंद कर दिया, क्योंकि सिंगल स्ट्रिंग ही है, अभी स्ट्रिंग खत्म नहीं हुआ है। स्ट्रिंग खत्म कहाँ हुआ है? क्रिएटेड बाय कीप रिवाइंड करके यहाँ स्ट्रिंग खत्म हुआ है, ठीक है। तो लेकिन आपको ऊपर भी टर्मिनेट करना पड़ेगा स्ट्रिंग, मतलब थोड़ा सा एंडिंग कोटेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप अगली लाइन पे जा रहे हो। अगली लाइन पे अगर दोबारा बाइट लिखोगे और कोटेशन के अंदर सारा चीजें दोबारा लिखोगे, जो लिखना चाहते हो वो लिखोगे, और फिर आखिर में ये है नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग, यहाँ पर आपका ये स्ट्रिंग खत्म हो रहा है। तो ये आपको तरीकेकार सिखाए गए हैं कि स्ट्रिंग के अंदर वैल्यूज को कैसे दिया जाता है। इसका क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इसमें। कॉन्सेप्ट क्लियर है सारे ये? एनी क्वेश्चन? ग्रीटिंग का बता दें। ग्रीटिंग जो है ना, एक वेरिएबल बनाया है आपने, इसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर कराया है। ये वेरिएबल है बाइट टाइप का, इसमें स्ट्रिंग है वेलकम टू द इंक्रिप्शन डेमो प्रोग्राम क्रिएटेड बाय कीप रिवाइंड। ये पूरा स्ट्रिंग इसमें स्टोर हो रहा है, और आखिर में नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग है ताकि गार्बेज ऐड ना हो। तो ये पूरा स्ट्रिंग जो है वो इस एक वेरिएबल में आ गया, ग्रीटिंग के वेरिएबल। तो ये मतलब मुख्तलिफ तरीके कार हैं स्ट्रिंग के। आपने लिखवाया होगा ना अपना, राइट स्ट्रिंग करके अपना नेम स्क्रीन पे प्रिंट करवाया होगा, लेकिन आपने जो है अगर नेम कैसे कराओगे अपना? कोई नाम यहाँ पर कुछ भी लिखोगे, स्ट्रिंग वेरिएबल होगा वो, जो आपने बाइट, अगर यहाँ पे वर्ड लिखता तो एक एक करेक्टर ना एक एक दो दो बाइट लेता है। एंटर का मतलब क्या होता है? ई 2 बाइट लेता है, एंड 2 बाइट लेता है, टी 2 बाइट लेता है। तो ये 15 की जगह 30 बाइट खर्च होते हैं अगर मैं डेटा टाइप यहाँ पर बाइट की जगह वर्ड लिखता, ठीक है। लेकिन अभी जो डेटा टाइप बाइट है, एक एक बाइट ले रहा है एक करेक्टर को। इस तरह से अगर आप अगली स्लाइड पे देखो, ये अगली स्लाइड पे ये लिखा हुआ है चेकिंग अकाउंट, मेन्यू बाइट चेकिंग अकाउंट, अकाउंट चेक किया जा रहा है, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, ओपन एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। और ये पूरा मेन्यू है, ठीक है। यानी कि इसमें किया क्या गया है कि एक वेरिएबल बनाया मेन्यू के नाम से, कुछ भी नाम रख सकते हो, या मेन्यू के नाम से एक वेरिएबल बनाया है, बाइट टाइप का वेरिएबल है। उसमें क्या स्टोर करा रहे हो? चेकिंग अकाउंट से लेके यहाँ से लेके ये चलता जा रहा है। चेकिंग अकाउंट अगली लाइन पे लिखा होगा, लेकिन अगली लाइन पे जाने से पहले ये लिखा हुआ है 0DH 0AH। ठीक है, पता है इसका मतलब क्या है? लैब में किया ये 0DH 0AH? नहीं किया? नहीं सर, इसका मतलब नहीं पता, बता दें आप। अच्छा सही है, मैं बता देता हूँ। 0DH 0 का मतलब क्या? 0DH का मतलब है अगली लाइन पे चले जाओ, 0H का मतलब है अगली लाइन के शुरू में चले जाओ। अगली लाइन पे चले जाओ, ये 0DH, AH का मतलब है उसके शुरू में चला जाए, तो कर्सर अगली लाइन के शुरू में चला जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए ये लिखना पड़ता है 0DH 0H। तो ये एक लाइन आ जाएगी 0DH 0H, और ये दूसरी लाइन आ जाएगी 0DH 0H। तो दो लाइनों का डिफरेंस आ जाएगा। चेकिंग अकाउंट के बाद दो लाइनें खाली छोड़ रहे हो आप, उसके बाद लिखा हुआ है
क्रिएट अ न्यू अकाउंट, क्रिएट अ न्यू अकाउंट ये नंबर 1 पे लिखा होगा, फिर एक लाइन छोड़ रहे हो आप, फिर इसके नीचे लिखा होगा ओपन एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, फिर उसके नीचे लिखा होगा क्रेडिट द अकाउंट, फिर उसके नीचे लिखा होगा डेबिट द अकाउंट, 5वें पे लिखा होगा एग्जिट, और आखिर में फिर लिखा होगा ट्वाइस, ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ होगा। तो यहाँ आके आपने नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग बनाया है, नल टर्मिनेटेड, यहाँ जहाँ नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग लगाओगे वहां पर जाके स्ट्रिंग खत्म होगा। ये पूरा एक ही स्ट्रिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक ही स्ट्रिंग है। आप कॉमा लगाते जा रहे हो, आप नोट करो, आप कॉमा लगाते जा रहे हो हर जगह। अगली लाइन पर जाने से पहले कॉमा लगा रहे हो, तो आपको दोबारा से बाइट लिखने की जरूरत नहीं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगली लाइन में जाने से पहले अगर कॉमा लगा दिया तो फिर बाइट लिखने की जरूरत नहीं है, वरना अगर आप कॉमा नहीं लगाते यहाँ पे अगर कॉमा नहीं होता तो आप अगली लाइन पे जाते तो दोबारा बाइट लिखना पड़ता। लेकिन चूंकि बगैर कॉमा के कर रहे हो, कॉमा लगा रहे हो, तो कॉमा लगाने की सूरत में अगली लाइन पे जाके बाइट लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। तो आपने इस तरीके से लिख दिया, और जहां पर आपको खत्म करना है स्ट्रिंग वहां पर आपने कॉमा करके 0 कर दिया, ताकि गार्बेज वैल्यूज ऐड ना हो। ये क्लियर हो गई ये बात? यानी कि इसमें अगर आपने राइट स्ट्रिंग करो, आपने राइट स्ट्रिंग फंक्शन यूज किया है ना, राइट स्ट्रिंग यूज किया है ना? हाँ किया सर है। अभी तक तो अभी हम टेक्निकली हमारी फर्स्ट लैब हुई है, क्योंकि पहले तो हमने सिर्फ चीजें लिखी हुई देखी हैं, उनका हाँ, मतलब नहीं पता। तो राइट स्ट्रिंग का आपने चला के देखा है? राइट स्ट्रिंग एयरबाइन का फंक्शन है, राइट स्ट्रिंग, अपना नाम प्रिंट करवाया स्क्रीन पे। यस सर, तो उसमें एक आप, लैब की है सर। हाँ ना किए ना, इसमें आप जाके कुछ नहीं करना, सिर्फ ये मेन्यू लिख के वेरिएबल डॉट डेटा में जाके ये पूरा डिक्लेयर कर देना, मेन्यू बाइट जो कुछ लिखा हुआ है ना ये पूरा लिख देना, और नीचे जाके डॉट कोड में जाके जो है ना, जो उसका फॉर्मेट है वहां जाके लिख देना राइट स्ट्रिंग करके मेन्यू, बस ये लिख देना राइट स्ट्रिंग मेन्यू, तो स्क्रीन के ऊपर ये पूरा मेन्यू आ जाएगा। पूरा मेन्यू आ जाएगा, चेकिंग अकाउंट, क्रिएट न्यू अकाउंट, समझ रहे हैं? तो ये एक वेरिएबल के अंदर पूरा मेन्यू भी आप डाल सकते हो, कि प्रोजेक्ट वगैरह में कर सकते हो इस तरह के काम। तो अगर आप करवाना हो भाई मेन्यू, आपको कोई डिस्प्ले करवाना है, कोई चीजें करवानी है, एक ही वेरिएबल बना के सारा मेन्यू लिख दो, उसमें चॉइस लिखो, एंटर योर चॉइस, नीचे यूजर से इनपुट ले लो, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी हो जाती हैं, एक भी वेरिएबल के ऊपर सारी चीजें आप पूरा मेन्यू डिस्प्ले कर सकते हो। ये बना के चला के देखना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करो कोडिंग की ज्यादा से ज्यादा। अब जो स्लाइड में चीजें आ रही हैं सारी चलानी है आप लोगों ने, ठीक है। नहीं चल रही है तो मुझसे फिर मुझे बताना अगली क्लास में कि आपने क्यों नहीं चल रही, मैं देखे बताएं कि क्या एरर आ रहा है। वैसे तो एरर नहीं आएगा, लेकिन ये है कि, और आप लैब में भी आप अपने लैब इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हो कि भाई मैं ये प्रोग्राम चला रहा हूँ, मुझे एरर आ रहा है, तो उसकी क्या वजह है। लेकिन ये आपके ऊपर है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की कोडिंग में और सब चीज़ों को, मैं वर्बली समझा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन अगर आप इसको चला के नहीं देखोगे ना तो आप भूल जाओगे, ये बहुत सारी बातें आप भूलना शुरू हो जाओगे अगर आपने कोडिंग में प्रैक्टिस नहीं की। तो कोडिंग में प्रैक्टिस एक बार कर लोगे तो ज़हन में रहेंगी बातें सारी, प्रोजेक्ट में भी काम आएंगी, असाइनमेंट में भी काम आएंगी, फाइनल मिड टर्म के पेपर में भी काम आएंगी। तो ये हैंड्स ऑन अपने आप अच्छे रखना, ठीक है। सिर्फ उसको ऐसे नहीं देखना कि बस थ्योरी 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 चल रही है और आपने इसको चला के नहीं देखा चीज़ों को। ये सारी मैम प्रैक्टिकल चीज़ें ही मतलब मैं आपको बता रहा हूँ इसमें ना। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वीक पे इंशाल्लाह क्लास लेंगे, और जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर मैं एक क्विज दूंगा। अब ये चैप्टर चल रहा है, नेक्स्ट वीक क्विज तो नहीं होगा, लेकिन उससे अगले वीक क्विज होगा, ठीक है। तो फिर उसमें फिर इस दो सेकंड चैप्टर का और थर्ड चैप्टर का, दो चैप्टर का मिला के क्विज दूंगा मैं। 3 चैप्टर हमारे हो जाएंगे जब ये स्लाइड्स खत्म होंगी, अगली क्लास में इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगी, तो फिर 3 चैप्टर का क्विज दूंगा, 2 चैप्टर का जो है सेकंड और थर्ड का। आपने अगली क्लास तक ये कर लेना, उससे पहले पहले अपना प्रोजेक्ट ले लेना, ठीक है। फेसबुक ग्रुप पे मैंने रख दिया प्रोजेक्ट, तो बस प्रोजेक्ट आपने ले लेना, और फिर अगले हफ्ते सीआर जो है ना उस प्रोजेक्ट लिस्ट अपलोड कर देंगे, जिनको जो प्रोजेक्ट असाइन हुआ है उसकी लिस्ट अपलोड हो जाएगी।
लेकिन ये है कि पहले इस वीक में आपने अपने प्रोजेक्ट ले लेना जितने, तो देर से अगर सर वो प्रोजेक्ट जी सर वो क्विज हुआ था ना, उसका सॉल्यूशन अगर मिल जाता तो हाँ, तो हमारी इस वन गर्ल्स का में। मैं सॉल्यूशन डाल देता हूँ, मैं बिल्कुल सही याद दिलाया, और इंशाल्लाह कर देता हूँ। वैसे मुझे व्हाट्सअप भी कर देना, अगर मैं नहीं डालूंगा ना तो मुझे व्हाट्सअप कर देना ताकि याद आए। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। ओके सर। अल्लाह हाफिज़।